बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म के दूसरे हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई जारी है। द कश्मीर फाइल्स की कमाई ने मानो इतिहास रच दिया। फिल्म ने कई बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर दुनिया भर में द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो इस मूवी की कमाई 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। इस फिल्म की जितनी तारीफ हो रही है उतना ही इस पर विवाद हो रखा है। राजनीतिक गलियारों में भी द कश्मीर फाइल्स की चर्चा खूब हो रही है। राजस्थान में कोटा में द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन को लेकर 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले भर में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। यह आदेश सोमवार को पारित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कई त्योहारों से पहले सावधानी बरतते हुए उठाया गया है। इस पाबंदी को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, अनुराग ठाकुर जी, अगर लोकतंत्र में राज्य द्वारा न्याय के अधिकार पर बनी फिल्म को नाकाम किया जाता है तो फिर हमें न्याय के बारे में क्या सोचना चाहिए। इसके साथ बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में सिर से पैर तक डूबी गहलोत सरकार का तानाशाही फरमान। जहां कई राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को दी थी जुलूस की अनुमति, उसी कोटा में द कश्मीर फाइल्स के प्रसारण को लेकर लगाई धारा 144। गौरतलब हो कि इस फिल्म में काम करने वाले सभी स्टार्स के काम को सराहना मिल रही है। साथ ही विवेक अग्निहोत्री को भी इस बोल्ड और जरूरी विषय पर फिल्म बनाने के लिए तारीफ मिल रही है। दूसरी ओर अच्छी कमाई के अलावा फिल्म को लेकर कई विवाद भी खड़े हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से उन्हें न बचाने और मदद न करने का इल्जाम नेता राजनेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। महंगाई को लेकर बॉलीवुड का एक गाना काफी मशहूर है, महंगाई डायन खाई जात है, और ये सच भी है। देश में बढ़ती महंगाई से क्या आम और क्या खास आदमी सभी परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब घरेलू रसोई गैस के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब आपको एक सिलेंडर के लिए 50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार से पेट्रोल और डीजल भी नहीं बच पाए हैं। आज ही पेट्रोल और डीजल के दामों को भी बढ़ाया गया है। करीब 137 दिनों के बाद इनके दाम बढ़ाए गए हैं। मंगलवार से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए हो गई है, जबकि डीजल 87.47 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में 4 नवंबर 2021 को वृद्धि की गई थी और अब कुल 4 महीने के बाद इनके दामों को बढ़ाया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वे कहेंगे थाली बजाओ। गौरतलब हो कि बढ़ती महंगाई से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दूध, चाय पत्ती और मैगी जैसी चीजों के भी दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसे में इस महंगाई का असर लोगों की जेब पर पड़ता साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन इससे पहले बीते 24 घंटे में 3 बड़े इस्तीफे हुए हैं। ये इस्तीफे योगी आदित्यनाथ,
अखिलेश यादव और आजम खान के हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव अब राज्य विधानसभा में विपक्ष की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। अखिलेश यादव यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे। वो यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने गए। अखिलेश यादव के बाद रामपुर से सांसद आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जान लें कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में करहल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को 67,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूक्रेन पर 27वें दिन भी रूस की भारी गोलीबारी जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने रात भर गोले बरसाए हैं। तस्वीरों में कई शहरों से धुएं के गुबार उठते दिख रहे हैं। वहीं राजधानी कीव में भी रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और मिसाइलें दागी। वहीं मारियोपोल में भी रूसी सेना की भारी बमबारी लगातार जारी है। चारों ओर धमाकों और उसके बाद धूल और धुएं के गुबार देखे जा सकते हैं। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत नरम पड़ गया। वहीं यूएस के बाकी बड़े साथियों ने रूस की हिमाकत के लिए उसे कड़ी सजा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में जंग की शुरुआत करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए। बाइडेन ने आगे कहा कि क्वाड की बात करें तो भारत भले नरम पड़ा हो, लेकिन जापान ने कड़ा रुख अपनाया है। वहीं पुतिन के आक्रमण का ऑस्ट्रेलिया ने भी जापान जैसा ही रुख अपनाया। बता दें कि दोनों देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नाटो को साफ करना चाहिए कि वे रूस से डरते हैं, इसीलिए हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, नाटो को या तो अब कहना चाहिए कि वे हमें स्वीकार कर रहे हैं या खुले तौर पर कहें कि वे हमें शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे रूस से डरते हैं। गौरतलब हो कि दोनों देशों की जंग को 26 दिन पूरे हो चुके हैं। जंग के मसले पर भारत ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के साथ अलग अलग मंचों पर साफ किया गया है कि उसकी प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना था। चीन में एक बड़ा विमान हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बोइंग 737 में कुल 132 यात्री सवार थे। चीन के नागरिक उड्डयन ने हादसे की पुष्टि की है। बताया गया है कि इसमें 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। वहीं अभी तक हादसे का कारण और इस बात का पता नहीं चल सका है कि कुल कितने लोगों की मौत हुई है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का बोइंग 737 कमिंग से ग्वानू की तरफ जा रहा था, जहां ग्वांगजी क्षेत्र की पहाड़ियों में यह हादसा हो गया, जिसके बाद पहाड़ों से उठ रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। वहीं जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें चारों ओर मलबे का ढेर भी देखा जा सकता है। इस हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस भीषण हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग में मंगलवार को दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की मंजूरी दे दी गई। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था।
इसे 3 निगमों दक्षिण एमसीडी, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांटा गया था। गौरतलब हो कि लगभग 9 साल पहले तक दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 के निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। उस वक्त तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा, लेकिन नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही नगर निगमों के कामकाज में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ, उल्टे निगम वित्तीय संकट में फंस गया। आपको बता दें कि मार्च में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन इसी वजह से अब तक का यह ऐलान नहीं हो सका। तब चुनाव आयोग ने बताया था कि केंद्र सरकार तीनों एमसीडी को एक कर सकती है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है। ऐसे में अब केंद्र जल्द ही इस प्रस्ताव को संसद के जरिए मंजूरी दिलवाना चाहेगा, ताकि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो पाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.